कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को जरूर पढ़ लेना होता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। इसी को यदि हम अंग्रेजी में कहें तो कहलाएगा कोनिक सेक्शंस। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानेंगे कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे एक नया वक्र दीर्घवृत्त यानी इलिप्स और फिर हम जानेंगे एक दीर्घवृत्त की विशेष स्थितियां यानी स्पेशल केसेस ऑफ इलिप्स। तो चलिए बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा दो विभिन्न वक्रों के बारे में, वृत्त तथा परवलय। आज हम देखेंगे एक नया वक्र दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त की परिभाषा देखते हैं। एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। बच्चों, अचर का अर्थ होता है बराबर, जो कि कभी बदलता नहीं है, जिसका मान निश्चित रहता है। दो स्थिर बिंदुओं जिनकी चर्चा की गई है उनको हम दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा। आइए बच्चों, अब इसी परिभाषा को आकृति की सहायता से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक दीर्घवृत्त दिया गया है जिसकी दो नाभियां दर्शाई गई हैं, F1 नाभि और F2 नाभि। अब ध्यान से देखिए बच्चों, कहा है दीर्घवृत्त जो है कुछ बिंदुओं का समुच्चय है तल पर जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर है। तो आप नीचे का जब समीकरण देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी बच्चों। P1 का F1 से दूरी और P1 का F2 से दूरी, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, P1 F1 प्लस P1 F2। फिर P2 F1 और P2 F2 यानी P2 की F1 से दूरी और P2 की F2 से दूरी, इन दोनों का जब आप योग लेंगे और ऐसे ही P3 का भी कर लीजिए तो आपको प्राप्त होगा कि जो इन दोनों स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग है वो तीनों ही बिंदुओं का अचर है, बराबर है, समान है, निश्चित है। इसलिए इन बिंदुओं का जो समुच्चय है वो एक दीर्घवृत्त का निर्माण करता है। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दीर्घवृत्त में ही देखते हैं कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में। यहाँ पर बच्चों आपके सामने एक आकृति दी गई है। इस आकृति को देखकर आपको क्या पता चलता है? ये एक दीर्घवृत्त की आकृति है। जो बच्चों दीर्घवृत्त होता है वो अंडे जैसे आकार का होता है। अंडा गोल नहीं होता, वो एक तरफ से थोड़ा बड़ा होता है। तो आप यहाँ देखिए बच्चों, ये जो दीर्घवृत्त बनाया गया है इसमें दो अक्ष हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। अब यदि बच्चों में एक्स अक्ष की चर्चा करूं, ए से बी की जो दूरी है वो ए से बी की दूरी का अर्थ है कि एक्स अक्ष पर जो दूरी तय की गई है वो ज्यादा लग रही है और वाई अक्ष पे सी से डी जो है वो कम लग रही है। इसका उपयोग हम कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं ओ, बीच में ये जो मध्य बिंदु है ये केंद्र कहलाता है। जिस अक्ष पर भी दूरी अधिक तय की गई होती है वह अक्ष हमारा दीर्घ अक्ष कहलाता है और दूसरा अक्ष जो है वो हमारा अल्प अक्ष कहलाता है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये जो दीर्घवृत्त बनता है इसकी ये जो दोनों शीर्ष है, जैसे ये दोनों बिंदु ए और बी है, इनको हम शीर्ष के नाम से जानते हैं। और आगे यदि आप पढ़ेंगे बच्चों तो आप दूसरी आकृति में देखिए, पहली आकृति को और ही अच्छे तरीके से खोल के समझाया गया है। ये जो आपने केंद्र देखा, यहाँ से यदि आप शीर्ष ए की ओर देखें या फिर शीर्ष बी की ओर देखें, दोनों का ही मान बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। अब उसी प्रकार यदि आप अल्प अक्ष की चर्चा करें तो ओ से सी लीजिए या ओ से डी लीजिए, दूरी जो अक्ष पर तय की गई है वो बराबर है, उसका मान बी है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जो आपने देखा केंद्र से शीर्ष की दूरी है वो ए है, लेकिन केंद्र से जो नाभि की दूरी होती है वो सी के बराबर होती है।
जो कि a का आधा होती है, यानी आप a बराबर 2c लिख सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों दीर्घवृत्त के ये जितने भी आगे देखे आपने केंद्र, शीर्ष, अक्ष, ये सभी आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्यों पर चर्चा करते हैं। अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध लघु अक्ष और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी के बीच में संबंध। अब हम इन संबंधों की चर्चा करेंगे, किंतु बच्चों आप देखिए एक नया शब्द आया यहाँ पे, अर्ध लघु अक्ष। हमने तो अभी पिछली आकृति में पढ़ा दीर्घ अक्ष और अल्प अक्ष, तो बच्चों जो अल्प अक्ष है उसको हम लघु अक्ष के नाम से भी जानते हैं, और पेपर में जब भी आपका प्रश्न आएगा तो उसमें हमेशा लघु अक्ष ही लिखा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर आपके सामने एक दीर्घवृत्त बनाया गया है। बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चों, आराम से समझो कि जो O है वो केंद्र है, P जो है वो दीर्घवृत्त का क्या है, शीर्ष है, और R से P ये दर्शा रहा है कि जो हमारा दीर्घ अक्ष है वो RP है। तो मैंने आपको बताया था कि केंद्र से एक शीर्ष की अगर आप दूरी लेते हैं तो उसका मान a आता है, और केंद्र से आप नाभि की दूरी ले तो वो c होता है। जैसे कि O से F2 देखिए बच्चों c है, यहाँ पे P जो आपका शीर्ष दे रखा है, F1P देखेंगे आप, F2P देखेंगे। अब हम देखेंगे अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध लघु अक्ष और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी के बीच में संबंध। बच्चों यहाँ आपके सामने एक शब्द आ रहा है लघु अक्ष। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पिछली आकृति पर जब हमने चर्चा करी तो उसमें दो प्रकार के अक्ष थे, दीर्घ अक्ष और अल्प अक्ष। तो बच्चों अल्प अक्ष को ही हम लघु अक्ष के नाम से जानते हैं। परीक्षा में ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रश्न में आपके लघु अक्ष लिखा आएगा, और यदि आपके उत्तर में कहीं प्रयोग होता है तो आप वहां पर लघु अक्ष ही लिखेंगे। आइए समझते हैं एक आकृति की सहायता से कि इन तीनों के बीच संबंध क्या होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, आकृति ठीक वैसी ही दीर्घवृत्त जैसी है। केंद्र से शीर्ष तक यानी O से P तक का मान A है। केंद्र से नाभि तक, चाहे आप O से F2 नाभि देख लीजिए या आप O से F1 नाभि देख लीजिए, दोनों का ही मान C दे रखा है। उसी प्रकार अल्प अक्ष में चाहे आप O से Q की तरफ देखिए या O से जो ऋणात्मक y अक्ष है उसकी ओर आप जाइए, तो दोनों का ही मान जो है वो P के बराबर होगा। अब कहा गया है दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष पर एक अंत्य बिंदु P लीजिए। जैसा कि हमने एक बिंदु ले लिया बच्चों P, आकृति में आप ध्यान से देखिए। अब कहा गया है बिंदु P की नाभियों से दूरियों का योग। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे बिंदु P आपने देखा था, उसका नाभियों से हमें दूरियों का योग लेना है। तो P से एक नाभि कितनी दूर है, P से F2 और दूसरा है P से F1, तो दूरियां जो होंगी वो होंगी F1P प्लस F2P। बच्चों गौर से आकृति की तरफ देखिए कि F1P जो है F1 से लेकर P के बीच में आप देखिए, तो मैंने इसको दो भागों में तोड़ दिया, F1 से O और O से P। अब आप इस पूरी दूरी को जोड़ेंगे तो आपको F1P ही प्राप्त होगा। ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि हमें इनके मान प्राप्त हैं। तो F1 से O जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे देखिए, एक है F2P और एक है F1P। आगे बढ़े तो हमने देखा F1O जो है उसका मान है C। उसी प्रकार यदि आप देखें O और P का मान जो है वो क्या है बच्चों, A। क्यों, क्योंकि केंद्र से शीर्ष की दूरी है। उसके बाद जो F2P है वो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, O से P है A और O से F2 है C। तो यदि मैं A में से C को हटा दूं, यानी OP में से O F2 को हटा दूं, तो मुझे F2P प्राप्त हो जाएगा, यानी A माइनस C। अब जब हमने इसको हल किया तो C में से माइनस C होके इसका अस्तित्व हट जाएगा और A और A मिलके 2A बना देंगे। यही बताया था हमने बच्चों आपको कि इनके बीच यही संबंध होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब लघु अक्ष पर एक अंत्य बिंदु Q ली। बिंदु Q की नाभियों से दूरियों का हमें योग लेना है। तो क्या करेंगे, Q से F2 और Q से F1। यहाँ पर आप देखिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। QO जो है वो वहां पर लंब का कार्य कर रहा है। यहाँ पर O पर एक केंद्र पर समकोण कोण बन जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का जब हम उपयोग करेंगे
QF2 और QF1 दोनों ही कर्ण का रूप ले रहे हैं यहाँ पर। तो जो लंब और आधार है इनके वर्गों का आपको योग लेना है। तो QF2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और QF1 जो है वो भी इसी के बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। जब आपने इसको हल किया तो वो आ गया 2 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि P और Q दोनों दीर्घवृत्त पर ही स्थित है। आगे बढ़े तो हमने जाना कि दीर्घवृत्त की परिभाषा से हमें प्राप्त हुआ कि 2 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है 2a के, यानी a बराबर हुआ अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, जिससे हम यह संबंध भी स्थापित कर सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। अर्थात c का मान जब आपको निकालना हो तो आप निकालेंगे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों, आपको यदि प्रश्न में ऐसे ही दे रखा हो मान कि केंद्र से शीर्ष की दूरी क्या है, केंद्र से नाभि की दूरी क्या है, केंद्र से जो अल्प अक्ष है उसके शीर्ष की दूरी क्या है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। केवल आपको ये सब याद रखना है इनके संबंधों को, और अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप एक बार दीर्घवृत्त का चित्र जो है वो बनाकर आप उसे हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, एक दीर्घवृत्त की विशेष स्थितियां। समीकरण सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यदि हम a का मान स्थिर रखें और c का मान 0 से a यानी 0 से a तक बढ़ाएं तो परिणामी दीर्घवृत्त के आकार निम्नांकित प्रकार से बदलेंगे। अब हम दीर्घवृत्त के आकारों की चर्चा करेंगे जिसमें हम कुछ परिवर्तन ला रहे हैं इस समीकरण में। तो देखेंगे बच्चों, पहली स्थिति, यदि c का मान 0 हो गया तो दोनों नाभियां जो है दीर्घवृत्त के केंद्र में मिल जाती हैं और a स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर के, यानी a बराबर b। ये कैसे हुआ बच्चों? अभी हमने संबंध देखा था c बराबर होता है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c का मान आप 0 रख लीजिए, 0 बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रखिए। बच्चों, वीडियो को पॉज करिए, खुद हल करके देखिए, आपको प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर के और a बराबर है b के। इसके बाद जो विशेष स्थिति हमें आई वो हमें कुछ इस प्रकार की मिलेगी। क्यों? क्योंकि बच्चों c का कोई मान ही नहीं है, यानी c होता क्या है? केंद्र से नाभि के बीच की दूरी। अब जब c का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो ये दर्शाता है कि केंद्र और नाभि के बीच कोई दूरी नहीं है, यानी वो दोनों बिंदु एक ही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अगली स्थिति। यदि c का मान जो है वो a के बराबर हो जाए तो b का मान 0 हो जाएगा और दीर्घवृत्त दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड F1 F2 तक सिमट जाता है। इसको बच्चों आप आराम से समझिए, एक समीकरण अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए, c बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उस पे ये स्थिति डालिए, c की जगह आप लिखिए a। तो आप बच्चों ध्यान से इस वीडियो को पॉज करके इसको हल करने का प्रयत्न करें। c बराबर है वर्गमूल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये जो वर्गमूल वाम पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब c का मान जो है वो a ही दे रखा है, तो a स्क्वायर बराबर हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो b स्क्वायर का मान जो है वो 0 आ गया, यानी b का मान 0 आ गया। अब जब b का मान 0 आ गया तो बच्चों b क्या होता था? b अल्प अक्ष में केंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी हुआ करती थी, तो वो रहा ही नहीं। तो आपका जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि अल्प अक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अगला विषय, उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी। इसकी परिभाषा में हमने जाना दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात है। यानी आप दीर्घवृत्त में केंद्र से नाभि की जो दूरी है, यानी O से F2 या फिर O से F1 जो कि हमारा C होता है, और केंद्र से शीर्ष की दूरियों का, केंद्र से शीर्ष की दूरियां कैसे होती है बच्चों? आप देख सकते हैं उसका मान होता है A। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दीर्घ अक्ष की चर्चा की गई है। तो वही हुआ, उत्केंद्रता को हम E के द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। E बराबर हो गया C बटा A। अब बच्चों यदि मैं A को बाईं ओर ले जाऊं यानी वाम पक्ष में ले जाऊं तो वो किसके साथ गुना हो जाएगा? E के साथ, और C बराबर A ही एक नया संबंध स्थापित होगा।
क्योंकि नाभि की केंद्र से दूरी c है, इसलिए उत्केंद्रता के पद में नाभि की केंद्र से दूरी क्या हो गई, AE। तो यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि आपको जो केंद्र से नाभि की दूरी है उसको उत्केंद्रता के पद में दर्शाना है, तो आप वहां पर AE लिखेंगे। आगे बढ़े तो हमने देखा अगला विषय दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। एक दीर्घवृत्त का समीकरण सरलतम होता है यदि दीर्घवृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो और नाभियां x अक्ष या y अक्ष पर स्थित हो। आगे बढ़े तो हमने देखा एक आकृति की सहायता से हमने आपको इस मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन को समझाने का प्रयत्न करा। बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा इस आकृति में, घबराइए नहीं, बहुत ही सरल तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए बच्चों पहले देखेंगे बाएं हाथ पे जो आकृति है, कुछ नहीं है बच्चों, एक दीर्घवृत्त बनाया गया है, केंद्र O है, नाभि में देखिए आप एक तरफ C शून्य निर्देशांक है और एक तरफ ऋणात्मक C और शून्य निर्देशांक है, और शीर्ष के निर्देशांक जो दीर्घ अक्ष के हैं वो क्या है, A शून्य और -A0। ऐसे ही अल्प अक्ष के निर्देशांक है 0b और 0 -b। तो बच्चों मानक समीकरण लिखते कैसे हैं, x अक्ष पे शीर्ष के निर्देशांक क्या है, A0, तो x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर लिख दीजिए। अब जो y अक्ष है उस पे अल्प अक्ष है, उसके निर्देशांक क्या है 0b, तो y स्क्वायर के नीचे b स्क्वायर लिख दीजिए, यानी x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर हुआ 1 के। ये आकृति आप समझ गए होंगे। चलो बच्चों बढ़ते हैं दूसरे दीर्घवृत्त की ओर। यहाँ पर बच्चों आप देखिए, जो आप देखेंगे कि आकार जो है वो थोड़ा बदला बदला लग रहा है। तो यहाँ पे जो दीर्घवृत्त है उसका दीर्घ अक्ष का मतलब क्या होता था बच्चों, जिस अक्ष पर दूरी ज्यादा तय की गई हो। तो दीर्घ अक्ष यहाँ पर y अक्ष है, और हमेशा ध्यान रखना बच्चों दीर्घ अक्ष पर ही नाभियां स्थित होती हैं। तो x अल्प अक्ष है, अल्प अक्ष के निर्देशांक जो अल्प अक्ष के शीर्ष के निर्देशांक क्या है B0, तो x स्क्वायर के नीचे आएगा b स्क्वायर। दीर्घ अक्ष जो हमारा y अक्ष है उस पर यहाँ पे निर्देशांक क्या है a, तो यहाँ पे होगा y स्क्वायर बटे a स्क्वायर। तो समीकरण बनेगा x स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर 1। आशा करती हूँ बच्चों आपको मानक समीकरण समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं इसकी विवेचना। दीर्घवृत्त समीकरण से हम यह निष्कर्ष पाते हैं कि दीर्घवृत्त पर प्रत्येक बिंदु P x y के लिए, यानी P जिसके निर्देशांक x और y हैं, उस बिंदु के लिए x स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 माइनस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर, जिसका मान जो है वो 1 से हमेशा छोटा होता है। अर्थात x स्क्वायर का मान जो है वो हमेशा a स्क्वायर से छोटा रहेगा, इसलिए x के लिए जो अंतराल बनता है समवृत्त अंतराल वो होगा -a से जो है वो बड़ा होगा x और बराबर भी हो सकता है, और a से छोटा होगा और बराबर भी हो सकता है। आगे बढ़े बच्चों तो हमने देखा एक और तथ्य, नाभिलंब जीवा। परिभाषा ये है इसकी कि दीर्घवृत्त की नाभियों से जाने वाली और दीर्घ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु दीर्घवृत्त पर हो को दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा कहते हैं, यानी लेटस रेक्टम कहते हैं। आकृति में आप देख सकते हैं बच्चों, नाभि से होते हुए जो रेखा जा रही है दीर्घ अक्ष पर लंब है, उसको हम नाभिलंब जीवा के नाम से जानते हैं। दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1 की नाभिलंब की जो जीवा की जो लंबाई है वो होती है 2b स्क्वायर बटे a, और यदि परिवर्तन आप करेंगे तो उसी प्रकार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा एक उदाहरण कि x स्क्वायर बटे 25 प्लस y स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 है। इनकी नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ एवं लघु अक्ष की लंबाई, उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। बच्चों x स्क्वायर के नीचे है 25 जो कि एक बड़ा मान दिख रहा है, यानी जो दीर्घ अक्ष होगा वो x अक्ष होगा, और जो आप देखेंगे केंद्र से जो हमारी दूरी होगी शीर्ष की दीर्घ अक्ष पे वो होगी 5। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों, आपके सामने a बता दिया है, a का मान 5 है। यहाँ पे देखिए 25 आपने देखा ना हर बड़ा है, और ये जो 9 है वो छोटा है, तो दीर्घ अक्ष x अक्ष हो गया, मैंने बता दिया था आपको।
अब आप तुलना कर लीजिए तो आपको a का मान 5 प्राप्त हो जाएगा और b का मान जो है वो 3 प्राप्त हो जाएगा। a b प्राप्त है तो आप c का मान हल करके निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे हल करके बच्चों देख सकते हैं। तो नाभि के निर्देशांक हो गए -4 शून्य और 4 शून्य। क्योंकि x अक्ष पर है तो y अक्ष पर किसी प्रकार की दूरी तय नहीं की गई है तो वहां पर y के निर्देशांक शून्य होंगे। शीर्ष के निर्देशांक होंगे -5 शून्य 5 शून्य, जो कि दीर्घ अक्ष की बात की गई है। दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a हो जाएगी। क्यों? क्योंकि केंद्र से आप एक बारी धनात्मक दिशा में देखेंगे और एक बारी ऋणात्मक दिशा में देखेंगे तो 5 + 5 10। लघु अक्ष की लंबाई 2b हो जाएगी। b का मान 3 था तो 6 इकाई और उत्केंद्रता आप निकाल के देखेंगे वो होता है c/a तो 4/5 और नाभि लंब जीवा जो है वो हो गई 18/5। इसी के साथ बच्चों हमने ये उदाहरण समाप्त किया और अध्याय भी समाप्त किया। आशा करती हूँ बच्चों दीर्घवृत्त आज आपको समझ आया होगा, उसकी विशेष स्थितियां। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अवकल समीकरण। इस अध्याय को हमने 7 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अवकल समीकरण की भूमिका तथा कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, अवकल समीकरण को इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। इस अध्याय की भूमिका में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अवकल समीकरण होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, समीकरण होता है जब दोनों व्यंजक बराबर हो। अभी तक आपने जो समीकरण सीखे हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे कि x² - 5x + 6 = 0। ये क्या है? ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह x + y = 5। ये क्या है? ये एक तरह का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसी तरह आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी है, जैसे कि sin x + cos x = 0। ये सभी जो समीकरण है, इसमें हमारा जो चर है वो स्वतंत्र है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। अब हम एक नए प्रकार की समीकरण देख रहे हैं जिसमें कि हमारा अवकलज शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि ये एक उस प्रकार का समीकरण है जिसमें चर के साथ साथ स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज भी शामिल है, जैसे कि ये x और फिर dy/dx। तो दोस्तों, एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर चरों के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो, अवकल समीकरण कहलाता है। यानी कि equations which involves variables as well as the derivative of dependent variable with respect to independent variable is known as differential equation। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आइए अब हम देखते हैं dy/dx = gx, जहाँ y = fx। ये जो इक्वेशन है, इसमें आपको देखकर पता लग रहा होगा कि यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। डेरिवेटिव इन्वॉल्व है यानी कि ये एक अवकल समीकरण है। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी अवकल समीकरण के बारे में। चलिए अब हम ये जानेंगे कि अवकल समीकरण का हम प्रयोग कहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, अवकल समीकरणों का उपयोग मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, भूविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि इस अध्याय में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम अवकल समीकरण की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं को जानने वाले हैं। उसके बाद हम जानेंगे अवकल समीकरण के व्यापक एवं विशिष्ट हल। फिर हम जानेंगे कि अवकल समीकरण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। फिर हम ये जानेंगे कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की कुछ विधियां, और फिर हम जानेंगे विभिन्न क्षेत्रों में अवकल समीकरण के कुछ उपयोग।
तो इस अध्याय में हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। आइए अब हम जानते हैं सबसे पहले कुछ आधारभूत संकल्पनाओं को, जिसमें हम ये जानेंगे कि अवकल समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले एक बार हम रिकॉल करेंगे अवकलज के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि dy/dx होता है तो इसे हम कहते हैं कि यह x के सापेक्ष अवकलन है। इसी प्रकार से जब d2y/dx2 होता है तो इसे हम ये कहते हैं कि ये x के सापेक्ष पुनः अवकलन किया हुआ है, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकाला गया है। इसी तरह से जब आप d3y/dx3 करते हैं तो यहाँ से इसे आप कहते हैं कि ये x के सापेक्ष पुनः अवकलन किया हुआ है, अर्थात d2y/dx2 का पुनः अवकलन किया हुआ है। आइए एक उदाहरण से इसे रिकॉल करते हैं। यहाँ पर जो हमने उदाहरण लिया है वो है y = 3x⁴। अब यहाँ पर हमें इसका अवकलन ज्ञात करना होगा, तो वो हमें प्राप्त होगा dy/dx = 12 × x⁴। इसी तरह जब हमें इसका d2y/dx2 फाइंड करना होगा तो ये हमें मिल जाएगा 36 × x²। ये हमें तब मिला है जब हमने 12x³ को वापस से डिफरेंशिएट किया है। इसी तरह आप जब 36x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा d3y/dx3 की वैल्यू, जो कि यहाँ से आपको मिलेगी 72x। तो ये थी जानकारी डिफरेंशिएशन के बारे में, जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए कि फर्स्ट डेरिवेटिव किसे कहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव किसे कहते हैं, थर्ड डेरिवेटिव किसे कहते हैं और इसे हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अवकलन समीकरण के प्रकार की ओर। एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो, सामान्य अवकल समीकरण कहलाता है। यानी कि वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, उस तरह के इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आइए उसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, जो कि होगा 3 × d2y/dx2 + dy/dx³ = 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो किसी एक वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, जो कि है x। तो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब हम दूसरे तरह का एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज शामिल होते हैं, आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, जैसे कि 3x × dy/dx + t × dy/dt = 0। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो आपका डेरिवेटिव है वो दो अलग अलग वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, ये है अवकल समीकरण के प्रकार, जो कि है सामान्य अवकल समीकरण और दूसरी है आंशिक अवकल समीकरण। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा समीकरण सामान्य है और कौन सा आंशिक अवकल समीकरण है। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात अवकल समीकरण की कोटि। आइए देखते हैं कि वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि द्वारा परिभाषित होती है। यानी कि वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो हो जाएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर। आइए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है dy/dx = e⁻x। इसकी कोटि अगर हमें ज्ञात करनी है तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है हमारा dy/dx - e⁻x = 0। इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका जो डेरिवेटिव है
उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो क्या है यहाँ पर, वो है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि हमें प्राप्त हुई है 1। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। इसकी कोटि अगर हम प्राप्त करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि जो आ जाएगी वो आ जाएगा हमारा 2। आइए इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। d3y अपॉन dx3 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई d2y अपॉन dx2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी कोटि अगर हमें ज्ञात करनी है तो वो हमें क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर है वो है 3। तो यहाँ से हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर अर्थात कोटि प्राप्त हो रही है 3। आइए एक और उदाहरण देखते हैं जो कि है d5y अपॉन dx5 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई d2y अपॉन dx2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 5। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो हमारा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है जिस ऑर्डर की वो है 5। तो यहाँ से हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर आ जाएगी 5। तो दोस्तों इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि अब हम जानेंगे कि अवकल समीकरण की घात हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहले उसकी परिभाषा जानते हैं। तो दोस्तों यदि एक अवकल समीकरण अवकलजों का बहुपद समीकरण है तो उस अवकल समीकरण की घात से हमारा तात्पर्य है उस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की उच्चतम घात, यानी कि जो होगी धनात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री अर्थात घात ज्ञात करने के लिए हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि हमारा जो अवकल समीकरण है वो हमारा एक बहुपद समीकरण होना चाहिए अवकलजों का। अगर वो समीकरण अवकलजों का बहुपद समीकरण है उसके बाद हम देखेंगे कि उस समीकरण में जो उपस्थित उच्चतम कोटि है उसकी उच्चतम घात हमारे अवकल समीकरण की घात होगी। आइए उदाहरण से इसे समझते हैं। यहाँ पर जो हमने उदाहरण लिया है वो है d3y अपॉन dx3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें अगर आप देखें आपको यहाँ से मिलेगा कि हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है वो 3 है। अब इस 3 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। तो यहाँ पर 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1। तो यहाँ से हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो हमें मिली है वो है 1। आइए इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो हमारा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो यहाँ से हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें 2। इसी तरह हमने जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है वो है d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी डिग्री हमें क्या मिलेगी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो हमारी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है 2। तो इस 2 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। तो 2 की जो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व है इसमें वो है 1। तो यहाँ से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हमें मिल रही है 1। नेक्स्ट हमने जो एग्जांपल लिया है वो है dy अपॉन dx प्लस साइन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। अब अभी तक जो हमने उदाहरण देखा था इसमें हमारे जो ये समीकरण है ये सभी समीकरण बहुपद समीकरण थे अवकलजों के, लेकिन ये जो समीकरण है ये हमारा बहुपद समीकरण नहीं है अवकलजों का, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व है साइन dy अपॉन dx।
जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डिग्री हम परिभाषित नहीं कर सकते, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो घात होगी वो होगी परिभाषित नहीं, अर्थात नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री अर्थात कोटि और घात ज्ञात करते हैं। तो इसी के साथ इस अध्याय की भूमिका तथा कुछ आधारभूत संकल्पनाएं समाप्त होती हैं। इस पर आधारित प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें, ताकि आपका जो ये बेसिक नॉलेज है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपके लिए एक नोट ये है कि लोग ऑर्डर और डिग्री इन दोनों चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसे आप अच्छे तरह से एक बार फिर समझकर हल जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा अवकल समीकरण की भूमिका तथा कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। धन्यवाद। मानव स्वास्थ्य और रोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एड्स के बारे में, फिर कैंसर। एड्स उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, एड्स अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स की पहली बार 1981 में पता चला, जो लगभग 25 वर्षों में 2 करोड़ लोगों के मृत्यु का कारण बन चुका है। इसका विषाणु HIV या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। अब चलिए पढ़ते हैं HIV के बारे में। HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे हम पश्च विषाणु या रेट्रोवायरस कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें RNA जीनोम होता है और यह RNA जीनोम न्यूक्लियोकैप्सिड से ढका हुआ होता है। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु बृहद भक्षाणु या मैक्रोफेज के CD4 रिसेप्टर और CCR5 रिसेप्टर से बाइंड करके बृहद भक्षाणु के अंदर एंडोसाइटोसिस द्वारा प्रवेश करता है। यहाँ उसका RNA जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टेस प्रतिनव या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की सहायता से प्रतिकृतियन या रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय DNA बनाता है। यह विषाणुवीय DNA परपोषी की कोशिका के DNA में संविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु प्रोटीन्स ट्रांसलेशन द्वारा बनाने का निर्देश देता है। बृहद भक्षाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखता है और इस तरह एक HIV फैक्ट्री की तरह काम करता है। फिर इन विषाणु प्रोटीन में म्यूटेशन के कारण एक म्यूटेटेड HIV वायरस का जन्म होता है। अब यह म्यूटेटेड वायरस सहायक T लक्षाणु में घुस जाता है, प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसके वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक T लक्षाणु की संख्या में
कमी होती है, जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। HIV वायरस का प्राथमिक लक्षण ज्वर होता है, परंतु जैसे जैसे HIV की संख्या में बढ़ोतरी होती है, शरीर में सहायक टी लक्षणों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। यह प्रतिक्रिया में 5 से 10 साल तक लग जाती है। टी लक्षणों की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति दूसरे विषाणु जीवाणु कवक से लड़ नहीं पाता। रोगी में प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है, जिसके कारण एड्स होता है। एड्स के लक्षण कुछ इस प्रकार है: नियमित ज्वर, सूजा हुआ लसिका ग्रंथियां और एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स। HIV विषाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकता है। आमतौर पर HIV का संक्रमण कुछ इस प्रकार होता है: संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आधान से संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से या संक्रमित सुइयों से एवं इंट्रावेनस ड्रग लेने पर। परंतु यह छूने या केवल संपर्क में आने से नहीं फैलता। रोकथाम: एड्स का कोई उपचार नहीं है, इसे केवल रोका जा सकता है। यौन के समय सुरक्षा संक्रमण से बचा सकता है। प्रयोग किया हुआ सुइयों और प्रयोग ना करके एवं संक्रमित रक्त के आधान से बचे। मानव के भयंकर रोगों में से एक है कैंसर। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है। सामान्य कोशिकाएं संस्पर्श संदमन या कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन दर्शाती है, जिसके कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका संस्पर्श उनके अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। परंतु कभी-कभी कुछ कोशिकाओं के DNA में कुछ कार्सिनोजेंस के कारण म्यूटेशन हो जाती है, जिसके कारण सामान्य कोशिकाओं में कैंसर जनी रूपांतरण होता है और यह कैंसर कोशिकाएं बन जाती हैं। अब इन कोशिकाओं में संस्पर्श संदमन नहीं दिखता, जिसके कारण इन कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। इसके फलस्वरूप कोशिकाओं का भंडार खड़ा हो जाता है, जिसे हम अबुर्द या ट्यूमर कहते हैं। जो ट्यूमर अपने स्थान में सीमित रहती है, उसे सुदम अबुर्द या बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। दूसरी ओर दुर्दम अबुर्द या मैलिग्नेंट ट्यूमर प्रचुर रोधभावी कोशिकाओं का पुंज है, जो नवद्रव्य कोशिकाएं कहलाती है। यह बहुत तेजी से बढ़ती है और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती है। अबुर्दों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थानों पर पहुंच जाती है और जहां भी जाती है वहां नए अबुर्द बनाना प्रारंभ कर देती है। इस गुण को मेटास्टेसिस कहते हैं। कैंसर के कारण पर सामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण कई कारणों से हो सकता है। यह कारक कैंसर जन कहलाते हैं। कैंसर रूपांतरण जीन, कोशिकीय अबुर्द जीन और अधि अबुर्द जीन, कुछ जैविकी कैंसर जन जैसे अबुर्दीय विषाणु, HIV, हेपेटाइटिस A, B और C और एप्स्टीन बार वायरस कैंसर जन होते हैं। रासायनिक कैंसर जन जैसे एस्बेस्टस जैसे हानिकारक रासायनिक पदार्थ, एक्स किरण, गामा किरण, सूरज के परबैंगनी किरण, धूम्रपान और शराब भी कैंसर जन होते हैं। यह लंग और लिवर कैंसर के प्रमुख कारण हैं। मोटापा भी कैंसर का कारण हो सकता है।
कैंसर का शुरू में ही पता लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा होने पर मामलों में इस रोग का उपचार हो सकता है। जीवति परीक्षा, बायोप्सी, ऊतक विकृति, हिस्टोपैथोलॉजिकल, MRI, आणविक जैविकी, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, विकिरण चित्र, रेडियोग्राफी और CT स्कैन से इसका निदान किया जा सकता है। उपचार: आमतौर पर कैंसर के उपचार के लिए शल्यक्रिया सर्जरी किया जाता है, जिसमें कैंसरी अबुर्द को शरीर से निकाल दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है विकिरण चिकित्सा या रेडिएशन थेरेपी, जिसमें अबुर्द कोशिकाओं को घात रूप से विकृत या रेडिएट किया जाता है। तीसरा होता है केमोथेरेपी, जिसमें केमोथेरेपेटिक ड्रग्स पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। विकिरण चिकित्सा में अबुर्द कोशिकाओं को ही सिर्फ किरणित किया जाता है, दूसरे कोशिकाओं को कोई हानि नहीं पहुंचती, परंतु कीमोथेरेपी में पूरे शरीर में प्रभाव पड़ता है। अब कीमोथेरेपी कैसे काम करता है? कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स कोशिकाओं की वृद्धि को नियमित या बंद कर देता है। यह शरीर के हर कोशिकाओं पे प्रभाव डालता है। कीमोथेरेपी से अबुर्द कोशिकाएं की वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु उसके दुष्प्रभाव दूसरे कोशिकाओं पर भी पड़ता है, जैसे कि बाल। जितने बार मरीज को कीमोथेरेपी मिलता है, उतनी बार उसकी कोशिकाओं की वृद्धि में उत्तरोत्तर कमी होती है। इसीलिए कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव कुछ इस प्रकार है: बालों का झड़ना, अर्कतता, कमजोरी, ज्वर और वजन घटना। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? एड्स एवं कैंसर के कारण और लक्षण, हस्तांतरण, निदान और उपचार। अगले वीडियो में हम सीखेंगे ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग। धन्यवाद। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयान अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक।
इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। यह वीडियो BPC की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।